Hello students, this is third and final video on प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लेटो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे और उनका मुख्य लक्ष्य था टू रिवाइव लॉस्ट ग्लोरी ऑफ एथेंस, और उसके लिए ही वांटेड टू क्रिएट एथेंस इनटू एन आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एथेंस को पहले जरूरी था कि उनके पास एक आइडिया हो दैट व्हाट इज एन आइडियल स्टेट, और उसके लिए उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ आइडियाज। आइडियाज मतलब एसेंस ऑफ ए थिंग। जैसे हॉर्स, तमाम हॉर्सेस का एसेंस है या आइडिया है हॉर्सनेस। सारे जो काऊ हैं उनका एसेंस है काउनेस। तो वैसे ही जो आइडियल स्टेट होगा उसका आइडिया क्या होगा, दैट मीन्स द एसेंस ऑफ एन आइडियल स्टेट, वो ढूंढना चाहते थे, ताकि फिर वो समझने के बाद एथेंस को उसके हिसाब से डेवलप कर पाए और एथेंस को एक आइडियल स्टेट बना पाए, सो दैट एथेंस की लॉस्ट ग्लोरी रिवाइव हो। उसके लिए उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ आइडियाज, और फिर उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ आइडिया को पॉलिटिक्स के फील्ड में अप्लाई करते हुए दिया आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट। और उनके हिसाब से एन आइडियल स्टेट इज द वन जिसके अंदर देयर आर थ्री मेन क्लासेस: द रूलर क्लास, द सोल्जर क्लास एंड द वर्कर्स क्लास। रूलर्स एंड सोल्जर क्लास कलेक्टिवली कहे जा सकते हैं द गार्जियन क्लास। ये तीन क्लासेस अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हों और वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, तो ये होगा एक आइडियल स्टेट। और साथ ही साथ आइडियल स्टेट के लिए जरूरी है कि सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उस स्टेट के वो भी आइडियल हों, और इंडिविजुअल्स आइडियल होने के लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल्स के जो सोल हैं उनके जो तीन ट्रेड्स हैं, रीजनिंग, स्पिरिट एंड एपेटाइट, वो फंक्शनल हों। एंड रीजनिंग शुड बी एबल टू कंट्रोल स्पिरिट एंड एपेटाइट। एंड थर्ड फैक्टर, द इंडिविजुअल शुड बी चूजिंग देयर प्रोफेशन एज पर देयर डोमिनेंट ट्रेड। तो इससे क्या होगा कि देयर विल बी एन आइडियल इंडिविजुअल। इसी को कहा गया है जस्ट इंडिविजुअल। And when most of the people in society will be ideal या just, then it will lead to rise of an ideal state या just state. That is the theory of ideal state by Plato. तो उसके लिए इंडिविजुअल्स को जस्ट होना होगा, इससे स्टेट जस्ट हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल एवरीथिंग, बिकॉज ही हैज गिवन एन ऑर्गेनिक रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड स्टेट। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि स्टेट इज इंडिविजुअल्स रिट लार्ज, स्टेट इज मैग्निफाइड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स कैसे आइडियल हों या जस्ट हों, उसके लिए उन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ एजुकेशन की। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा जिससे इंडिविजुअल्स के जो सोल के तीन एस्पेक्ट्स हैं वो प्रॉपर डेवलप किए जाएंगे, प्लस इंडिविजुअल्स विल बी डायरेक्टेड towards a profession which suits their dominant trait। तो उसके लिए उन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। The theory of education is considered as primary mechanism to ensure just individuals, and when there will be just individuals then there will be just state and society। theory of education के अलावा he has given theory of communism, जहाँ पे वो कहते हैं कि द गार्जियन क्लास यानी कि द सोल्जर एंड रूलर क्लास should not be allowed to have private wealth as well as private family। क्योंकि उनका मानना है कि एजुकेशन के बावजूद भी कभी कभार जो गार्जियन क्लास है उनके अंदर करप्शन की भावना आ सकती है। समटाइम्स दे मे टेंड टुवर्ड्स करप्शन। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सेकेंडरी मैकेनिज्म दिया गया है, दैट इज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो गार्जियन क्लास के लिए थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है। अब ये सारी जो थ्योरीज हैं वो है प्लेटो की। थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ आइडिया से आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट, एन आइडियल स्टेट इज जस्ट स्टेट। जस्ट स्टेट तभी होगा जब जस्ट इंडिविजुअल्स होंगे। जस्ट इंडिविजुअल्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन एज प्राइमरी मैकेनिज्म, और फ्यूचर में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एज सेकेंडरी मैकेनिज्म। ये सारी बातें हमने प्लेटो के बारे में देखी हैं पिछले 2 क्लासेस में।
आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ प्लेटो करेंगे एज ए थिंकर, कि कहाँ कहाँ पे प्लेटो की थ्योरीज में अच्छी बातें हैं, कहाँ कहाँ पे उसमें क्रिटिसाइज करने की नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं या क्रिटिसाइज करने की संभावना है। तो प्लेटो एज ए थिंकर को अलग अलग पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करते हैं। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट प्लेटो आज फर्स्ट फेमिनिस्ट। कई सारे जो थिंकर्स हैं उनका मानना है, मॉडर्न डे थिंकर्स का, कि प्लेटो शुड बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट फेमिनिस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर हु एडवोकेटेड फॉर इक्वल एजुकेशन फॉर वीमेन। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वीमेन के अगेंस्ट। ही ऑल्सो बिलीव्ड कि वीमेन कुड ऑल्सो बिकम फिलोसोफर, दे कुड ऑल्सो अटेन हाइएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज एंड दे कैन बिकम फिलोसोफर क्वींस। सो इस मामले में प्लेटो का मानना था कि वीमेन डू नॉट सफर फ्रॉम एनी नेचुरल लिमिटेशंस, जिस कारण से दे वुड नॉट बी अलाउड टू बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। ऐसा कोई भी लिमिटेशन वीमेन में नहीं है, इवन दे कुड बिकम हेड ऑफ द स्टेट। तो इस कारण से प्लेटो इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द फर्स्ट फेमिनिस्ट। बट देयर आर सम काउंटर व्यू ऑल्सो टू दिस आइडिया। There are modern feminists like Simone de Beauvoir, Suzanne Moller-Okin. इन मॉडर्न फेमिनिस्ट के बारे में हम लोग आगे फेमिनिज्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन मॉडर्न फेमिनिस्ट का ऐसा कहना है कि प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, जिसमें ही हैज सपोर्टेड वीमेन एजुकेशन, इट इज नॉट फॉर इंश्योरिंग वीमेन डेवलपमेंट या इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ राइट्स फॉर वीमेन. He has given his theory of education so that women could be trained for the state, women could work for the state. So the theory of education या concept of philosopher queen is not intended for welfare of women per se. It is for using the women as a resource, using their talent for creating an ideal state या एक strong and resilient state. तो इसमें सरल भाषा में कहें तो फेमिनिस्ट लोगों का मानना है कि प्लेटो का मुख्य कंसर्न वीमेन का अपलिफ्टमेंट नहीं था, मुख्य कंसर्न था स्टेट को पावरफुल बनाना, एथेंस स्टेट को पावरफुल बनाना, और उसके लिए ही सॉ वीमेन एज ए मीन्स देयर टैलेंट शुड बी यूटिलाइज्ड टू क्रिएट एथेंस इनटू एन आइडियल स्टेट, एंड दैट इज व्हाई ही शुड नॉट बी कॉल्ड अ फेमिनिस्ट, क्योंकि उनका कंसर्न वीमेन थी ही नहीं, तो वीमेन को एक मीन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. And that is why modern feminists say that his views are instrumentalist regarding women. He see women as an instrument and try to use them as an instrument to attain the goal of creating a strong, resilient state. So ये critical view है of the idea that Plato was first feminist. Now the idea that Plato was first communist, कई सारे thinkers का ऐसा भी मानना है कि प्लेटो वॉज कम्युनिस्ट एंड ही वॉज इनफैक्ट फर्स्ट कम्युनिस्ट. अब जब कम्युनिज्म की बात चलेगी तो कार्ल मार्क्स की बात जरूर आएगी, बिकॉज कार्ल मार्क्स इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कम्युनिज्म इन मॉडर्न टाइम्स. अब प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म से बहुत अलग है, ये हमने लास्ट वीडियो में ही देखा, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट. इनफैक्ट दोनों में बड़ा फंडामेंटल अंतर है. प्लेटो का जो कम्युनिज्म है और मार्क्स का कम्युनिज्म, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोर लेवल पे अंतर है. Plato is an idealist, means he believes that ideas are ultimate reality. जबकि Marx is a materialist. He believes कि material things are ultimate reality. He does not believe in idealistic things. उनको लगता है कि idealistic बातें कुछ intellectual लोग देते हैं in order to exploit the worker class. So it must be rejected. Marx की थ्योरी हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो you will be able to make better comparison. बट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ऊपर ऊपर से बस कम्युनिज्म नाम मिल रहा है मार्क्स की थ्योरी में और प्लेटो की थ्योरी में, बट फंडामेंटली दे आर वेरी वेरी डिफरेंट. प्लेटो इज एन आइडियलिस्ट, मार्क्स इज मटेरियलिस्ट. दोनों का व्यू अगर स्टेट को लेकर के देखा जाए तो प्लेटो का मानना है कि स्टेट इज सोर्स ऑफ वर्च्यू, मोरल टीचर. स्टेट को ही ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, स्टेट को एजुकेशन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. स्टेट का काम है कि लोगों के अंदर मोरल कैरेक्टर को डेवलप करे. तो प्लेटो का मेन कंसर्न ही है कि कैसे स्टेट को और रिजिलियंट बनाया जाए, स्ट्रांग बनाया जाए. एंड मार्क्स ही सीज स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ही अल्टीमेटली एम्स या ड्रीम्स ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी. ये भी हम आगे देखेंगे. प्लेटो चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए
थ्रू एजुकेशन, और एजुकेशन कौन देगा? स्टेट देगा। एंड मार्क्स हैज प्रपोज्ड वॉयलेंट रिवॉल्यूशन फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड ब्रिंगिंग अप ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो कहते हैं एजुकेशन के थ्रू समाज में बदलाव लाया जाए। तो यही कारण है कि प्लेटो और मार्क्स के कम्युनिज्म को जब साथ पढ़ा जाएगा तो एक बात समझ आएगी कि जो सिमिलैरिटीज हैं दे आर वेरी सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी सिमिलैरिटीज हैं, बट डिफरेंसेस आर वेरी फंडामेंटल। सो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय जीएच सबाइन कि सिमिलैरिटीज बिटवीन मार्क्स एंड प्लेटो आर ओनली सुपरफिशियल व्हाइल डिफरेंसेस आर वेरी वेरी फंडामेंटल। अब एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म अब देखें प्लेटो के कम्युनिज्म का। हमने देखा प्लेटो एज फर्स्ट कम्युनिस्ट, और हमने एक एनालिसिस की कि प्लेटो का कम्युनिज्म मार्क्स के कम्युनिज्म से बहुत अलग है। अब लेट अस सी एरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज कम्युनिज्म। देखिए, एरिस्टोटल वाज डिसाइपल ऑफ प्लेटो एंड ही इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो आल्सो। उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट्स पर प्लेटो के आइडियाज को थोड़ा क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने प्लेटो के थ्योरी ऑफ एजुकेशन को भी क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने प्लेटो के थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को भी क्रिटिसाइज किया है। और प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म अगर देखी जाए तो वो दो लेवल पे दी गई हैं। पहला, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके अंतर्गत द गार्जियन क्लास आर नॉट अलाउड टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन। इसको लेकर के अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि देखिए, प्रॉपर्टी इज ए टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रॉपर्टी, सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलप करने की जो है फीलिंग, ये काफी लंबे समय से आ रही है और इससे कभी कभार करप्शन को भी राइज मिलता है। दैट इज ट्रू। प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट वेल्थ से करप्शन को राइज मिलता है, बट इसके कई सारे अच्छे एस्पेक्ट भी हैं। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर अलाउ किया जाए लोगों को तो इट डेवलप्स द सेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट। भाई, हार्ड वर्क करने की इच्छा आती है ताकि उससे संपत्ति आए, अचीवमेंट। जब कोई इंसान प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करता है तो उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है। उसके अलावा private property only does not lead to corruption, that can also enable an individual to involve into charity। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेटो प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉजिटिव बातें देख ही नहीं पा रहे हैं। चैरिटी भी तो कर सकता है इंसान जब उसके पास प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टी गिव्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उसको लगता है कि उसने जीवन में कुछ किया है, हासिल किया है, और उसके बाद वो अच्छी अच्छी चीजों में इंगेज होता है, चैरिटी करता है। A man of property is likely to be more stable। जिसके पास पैसा होता है वो मानसिक तौर पे शांति में रहता है, रीजनिंग के साथ काम करता है, ऐसा कह रहे हैं अरिस्टोटल। साथ ही साथ अरिस्टोटल कहते हैं कि प्रॉपर्टी इज कॉमन, नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स अपकीप। तो जैसा प्लेटो ने कहा था कि गार्जियन क्लास के लिए कुछ कलेक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति, या आप कह सकते हैं सामूहिक संपत्ति। जैसे अभी के टाइम में रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, सड़कें हो गई, ये क्या है? कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, सबकी है। वैसे ही गार्जियन क्लास के लिए कुछ कलेक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनको जो चाहिए वो इस्तेमाल कर लें। देयर शुड बी नो लिमिटेशन ऑन यूटिलाइजेशन, but there should be limitation on accumulation because accumulation will develop sense of greed and that may lead to corruption। तो इसी कारण से प्लेटो ने प्रिवेंट किया था प्राइवेट प्रॉपर्टी का स्कोप फॉर द गार्जियन क्लास। आज भी सरकार यही तो करती है। गार्जियन क्लास के अंदर जो लोग हैं, यानी कि जो लोग सरकारी अधिकारी हैं, उनको अच्छा खासा सैलरी देती है, ठीक ठाक सा सैलरी देती है, लेकिन उसके अलावा उनको सरकारी बंगला, सरकारी नौकर चाकर सब दिया जाता है कि भैया इस्तेमाल करो, तुम्हारे यूटिलाइजेशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक्यूमुलेट मत करो, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बनाने का स्कोप नहीं दिया जाएगा। तो प्लेटो के आइडियाज एकदम यूजलेस नहीं है, लेकिन अरिस्टोटल क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो वन विल फोकस ऑन इट्स अपकीप। जैसे कलेक्टिव, हर प्रॉपर्टी कलेक्टिव बना दिया जाए। आज के टाइम में क्या किया जाता है? बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। जो सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी हैं उनको कुछ सैलरी भी तो दी जाती है, जिससे वो अपना पर्सनल बैंक बैलेंस बिल्ड कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि उनको बिल्कुल सैलरी नहीं दी जाती, बोला जाता है कि हर चीज आपकी है, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नथिंग कैन बी टेकन अप बाय यू इंडिविजुअली इन योर ओन नेम। तो उससे क्या है कि वो इनर टर्बुलेंस आता। और प्लेटो, अरिस्टोटल क्रिटिसिज्म में कहते हैं प्लेटो के कि इफ प्रॉपर्टी इज कॉमन देन नो वन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स अपकीप। जैसे
बस स्टैंड को लोग गंदा करते हैं, रेलवे स्टेशन को लोग गंदा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो सामूहिक संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, मेरी खुद की थोड़ी है। लेकिन वो इसका खुद का होता तो उसका ज़्यादा ध्यान रखता, बेहतर तरीके से मेंटेन करता। तो इसी कारण से अरिस्टोटल प्लेटो की इस कॉम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द गार्जियन क्लास को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कुछ नुकसान जरूर है, इट मे लीड टू राइज ऑफ करप्शन, बट इसके कई सारे फायदे भी हैं। और प्लेटो ने फायदा नहीं देखा, सिर्फ नुकसान देख करके गार्जियन क्लास के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड दैट इज वाई प्लेटो का जो सजेशन है इज वर्स देन द प्रॉब्लम। इसी कॉन्टेक्स्ट में अरिस्टोटल कहते हैं कि मेडिसिन इज वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ। सिमिलरली कम्युनिज्म ऑफ फैमिली पे भी वो कहते हैं गार्जियन क्लास इज नॉट अलाउड टू हैव देयर पर्सनल फैमिली। अगेन फॉर फैमिली ही सेज कि इट्स अ टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन। लंबे सालों से, हजारों सालों से फैमिली का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। फैमिली हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशलाइजेशन। आप देखिए प्लेटो ने कितना रेडिकल आइडिया सजेस्ट किया है कि जो गार्जियन क्लास के कपल होंगे उनका जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको स्टेट को सौंप दिया जाएगा और स्टेट उसकी ट्रेनिंग करेगा, डेवलप करेगा। बच्चा जो स्टेट के अंडर डेवलप होगा बचपन से ही, तो सोशलाइजेशन कहाँ से सीखेगा? मतलब वो बचपन से ही, ऐसा आप समझिए कि एक सोल्जर को ट्रेन किया जा रहा है। सोल्जर बनने से पहले उसको इंसान तो बनना होगा, बेसिक सोशलाइजेशन तो सीखनी होगी, बेसिक इमोशंस तो चाहिए। एंड फैमिली प्रोवाइड्स दोज बेसिक इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन। तो प्लेटो ने फैमिली की सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखी, जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी की सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखी, बट फैमिली की भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं, वो उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा कहते हैं अरिस्टोटल। फैमिली प्रोवाइड्स अस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी, फैमिली हेल्प्स अस इन सोशलाइजेशन। एंड प्लेटो सेज कि फैमिली से नेपोटिज्म फैल सकता है, इस कारण से फैमिली शुड नॉट बी अलाउड फॉर द गार्जियन क्लास। और इस कारण से ही रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली फॉर द गार्जियन क्लास। अरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेटो का जो आइडिया है रिगार्डिंग एबोलिशमेंट ऑफ फैमिली, इट इज रेग्रेसिव। ये समाज को और पीछे लेकर के जाएगा। इट विल टेक अस टू द बारबेरिक टाइम्स, जहाँ पे लोगों का फैमिली नहीं था, लोग सेटल्ड लाइफ नहीं बिताते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे फॉर सेक्सुअल पार्टनर्स। ये हमको उस लेवल तक पहुंचा सकता है। इट इज रेग्रेसिव। सो इन दिस सेंस अगेन यू मे से कि वाइल क्रिटिसाइजिंग प्लेटोनिक आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, Aristotle said the medicine is worse than the disease. फैमिली को लेकर के डिजीज है नेपोटिज्म का, बट जो मेडिसिन वो सजेस्ट कर रहे हैं दैट इज वर्स। अब आते हैं प्लेटो के सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक के ऊपर। मॉडर्न टाइम में प्लेटो का जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हुए हैं वो हैं कार्ल पॉपर। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर। इनकी दो मुख्य किताबें हैं, लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एंड द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी पहले अलग भाषा में, ऑस्ट्रियन जर्मन भाषा में लिखी गई थी 1934 में, बाद में इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1956 में। तो यह है अंग्रेजी नाम, जर्मन नाम अलग था। अंग्रेजी नाम है लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। ये दोनों किताब कार्ल पॉपर ने लिखी हैं, जिनके अंदर के कंटेंट को थोड़ा थोड़ा हमें समझना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऑन व्हाट ग्राउंड कार्ल पॉपर हैज क्रिटिसाइज्ड कार्ल मार्क्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, कार्ल पॉपर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड शार्पेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो। कार्ल पॉपर हैज क्रिटिसाइज्ड प्लेटो, कार्ल मार्क्स एज वेल एज हीगल। हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे इन दोनों किताबों में कार्ल पॉपर ने क्रिटिसाइज किया है, प्लेटो का जो क्रिटिसिज्म किया है वो देखेंगे। ठीक है। सो एज आई सेड, कार्ल पॉपर इज शार्पेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो इन मॉडर्न टाइम्स। ही कॉल्स प्लेटो फादर ऑफ टोटालिटेरियनिज्म। टोटालिटेरियनिज्म क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जो अपने सिटीजन्स के, अपने सब्जेक्ट्स के हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंट्रोल करे, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखे। नॉट जस्ट पॉलिटिकल एस्पेक्ट बट ऑल्सो पर्सनल एस्पेक्ट, कि किस तरीके के धर्म को मानना है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। तो इस तरीके के स्टेट को कहा जाता है टोटालिटेरियन एस्पेक्ट या टोटालिटेरियन स्टेट। मॉडर्न टाइम में नॉर्थ कोरिया को कुछ हद तक कहा जा सकता है टोटालिटेरियन स्टेट। इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ
लाइफ ऑफ इट्स रेजिडेंट्स, इट्स सिटीजन्स। अगर अभी से थोड़ा पहले जाएं तो ये जो टोटलिटेरियनिज्म टर्म है, इट केम टू राइज इन 20th सेंचुरी विथ राइज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स इन जर्मनी अंडर हिटलर, अंडर फिलोसफी जिसको कहा गया नाजीज्म, या अंडर मुसोलिनी इन इटली अंडर फिलोसफी जिसको कहा गया फासिज्म। तो नाजीज्म और फासिज्म के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। बट ये जब नाजीज्म का राइज हुआ जर्मनी में ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड एंड फासिज्म का राइज हुआ इटली में ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड, सो दीज ideologies of Nazism and fascism led to rise of totalitarian state, where the state started to control each and every aspect of life of its citizen, not just public life या political life but also personal life, personal issues like religious beliefs and all, हर जगह state control लगाने लगा। और कार्ल पॉपर कहते हैं कि ये जो मॉडर्न टाइम के टोटलिटेरियन रेजीम्स हैं या फासिस्ट लीडर्स हैं, जैसे कि हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन इन यूएसएसआर, इन सब का पॉलिटिकल या फिलोसफिकल आइडियोलॉग है प्लेटो। इन सब का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है प्लेटो। प्लेटो इज द रूट ऑफ दिस टोटलिटेरियन थिंकिंग, क्योंकि प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर किंग का, कि the philosopher king and his idea is absolute and no one should be able to challenge that idea, ऐसा कहते हैं कार्ल पॉपर कि प्लेटो ने तो यही कहा था। इसी आइडिया ने इंस्पायर किया है इस तरीके के लोगों को, हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन जैसे लोगों को, द आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग। एंड दैट इज द रीजन वाई कार्ल पॉपर सेज कि प्लेटो इज द रूट कॉज ऑफ राइज ऑफ फासिज्म इन मॉडर्न टाइम, totalitarianism in modern time, and thus Karl Popper calls Plato father of totalitarianism and first fascist। तो कार्ल पॉपर की जो किताब है ना, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इसमें कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो वाज द फर्स्ट फासिस्ट। पॉपर का ये नहीं कहना है कि प्लेटो हिमसेल्फ वाज ए फासिस्ट लीडर, बट व्हेन ही सेज कि प्लेटो वाज द फर्स्ट फासिस्ट, पॉपर मीन्स कि प्लेटो के आइडियाज ने मॉडर्न टाइम में फासिज्म को या टोटलिटेरियनिज्म को राइज दिया है। अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि पॉपर ने किस तरीके से सिस्टमेटिकली क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को। तो पॉपर की ये जो किताब है, कार्ल पॉपर की ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसमें कार्ल पॉपर कहते हैं कि ओपन सोसाइटी के 3 एनिमीज हैं, प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स, क्योंकि इनके जो आइडियाज हैं ये ओपन सोसाइटी को डेवलप नहीं होने देंगे, दे विल रिस्ट्रिक्ट ओपन सोसाइटी। तो हीगल एक जर्मन थिंकर था मार्क्स से पहले। हीगल और मार्क्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों कार्ल पॉपर ने हीगल और मार्क्स को क्रिटिसाइज किया था। बट आज हम लोग फोकस कर रहे हैं कार्ल पॉपर के क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो के ऊपर, क्योंकि प्लेटो की फिलॉसफी या थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लेट अस फोकस ऑन कार्ल पॉपर्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो, वेयर ही सेज कि प्लेटो इज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। तो एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि ओपन सोसाइटी क्या होती है। एन ओपन सोसाइटी इज द वन जहां पे लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, जहां पे पीपल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू डिसेंट, इवन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। जो फेयर क्रिटिसिज्म है वो सब अलाउड है जिस सोसाइटी में, उसको कहा जाएगा ओपन सोसाइटी। कार्ल पॉपर कहते हैं कि ओपन सोसाइटी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट अलाउज स्कोप फॉर फ्री डिबेट। जब फ्री डिबेट होता है तभी जाकर के समाज में लोग सच्चाई जान पाते हैं, ट्रुथ पे अराइव कर पाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग जस्टिस एंड मोरालिटी इन सोसाइटी। तो काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, तब तो काउंटर व्यूज आते हैं, तब तो इंसान जो है वो सच्चाई का पता कर पाता है। कार्ल पॉपर ये भी कहते हैं कि जिन समाज में फ्री डिबेट होता है उनको कहा जाता है ओपन सोसाइटी। दैट ओपन सोसाइटी या फ्री डिबेट लीड्स टू राइज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज।
और फिर जब साइंटिफिक नॉलेज किसी समाज में बनने लगता है, लोगों की साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड डेवलप होती है, देन इट अगेन लीड्स टू डेवलपमेंट या फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओपन सोसाइटी। सो एक वर्चुअस सा साइकिल बन जाता है। ओपन सोसाइटी लीडिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लीडिंग टू राइज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अगेन स्ट्रेंथन्स ओपन सोसाइटी। तो एक समाज में खुला विचार रखने का कल्चर आ जाता है। बट पॉपर क्या कहते हैं कि प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है ना फिलोसोफर किंग का, इट एंड्स पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिबेट। वो कहते हैं कि फिलोसोफर किंग की जो बातें होंगी, इट विल प्रिवेल ओवर एनी कस्टम, ट्रेडिशन या लॉ, क्योंकि किंग इज वाइजर देन एनी अदर कस्टम्स या ट्रेडिशन। तो इस तरीके से तो उस समाज में डिबेट डिस्कशन की संभावना ही खत्म कर दी प्लेटो ने, ऐसा कह रहे हैं पॉपर। और इस तरीके से प्लेटो इज क्रिएटिंग ए क्लोज्ड सोसाइटी वेयर देयर इज नो स्कोप फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। इस सेंस में कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो हैज बिट्रेड even his teacher Socrates, because Socrates also believed in free discussion, and through the institution of philosopher king, Plato has stopped a possibility of free discussion, and that is why he says कि Plato is enemy of open society. He is first fascist, father of totalitarianism. थोड़ा और समझते हैं। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो का जो आइडिया है ऑफ फिलोसोफर किंग, इट लीड्स टू राइज ऑफ क्लोज्ड सोसाइटी विच लीड्स टू राइज ऑफ डॉगमा। तो जिस तरीके से ओपन सोसाइटी लीड्स टू राइज ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग एंड साइंटिफिक थिंकिंग अगेन लीड्स बैक टू ओपन सोसाइटी, वैसे ही क्लोज सोसाइटी लीड्स टू राइज ऑफ डॉगमा एंड डॉगमा लीड्स टू राइज ऑफ क्लोज सोसाइटी। तो ये एक विसियस साइकिल बनाते हैं, क्लोज सोसाइटी, डॉगमा, एंड अगेन डॉगमा लीडिंग टू क्लोज सोसाइटी। व्हाट आर डॉगमास? डॉगमास पे कार्ल पॉपर ने फिर से एक्सप्लेन किया है कि डॉगमा और साइंस के बीच में क्या अंतर है, वो कार्ल पॉपर ने बताया है। बोले देखिए, डॉगमा का मतलब ऐसा हुआ कि एक आइडिया किसी ने दे दिया और बस अब कहता है कि इस आइडिया को यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया जाए, इसके खिलाफ कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई इस तरह के आइडियाज को प्रपोज करता है तो उसको कहा जाएगा डॉगमा, अंधविश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे डॉगमा का एग्जाम्पल हो गया, मेडिएवल एरा में चर्च वुड से कि द वर्ल्ड इज जियोसेंट्रिक, यानी कि द यूनिवर्स में जितने भी सेलेसियल बॉडी हैं दे रिवॉल्व अराउंड अर्थ, एंड दे called it a religious doctrine, and questioning this geocentric model would be considered as questioning God's order. तो this is dogma. जब इसको काउंटर किया जोहानस केपलर ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक, सो ही वाज चैलेंज्ड बाय चर्च, ही वाज क्रिटिसाइज्ड, थ्रेटेंड फॉर प्रोसिक्यूशन बाय चर्च। तो साइंटिफिक थिंकिंग और डॉगमा के बीच का अंतर क्या है? साइंटिफिक थिंकिंग और डॉगमा के बीच का एक मुख्य अंतर एज पर कार्ल पॉपर है कि साइंटिफिक थिंकिंग या साइंटिफिक आइडियाज आर ओपन फॉर क्रिटिकल इवैल्यूएशन, दे आर ओपन फॉर फॉल्सिफिकेशन। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो यही है कार्ल पॉपर का आइडिया इन दिस बुक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, जो 1934 में ओरिजिनली लिखी गई, बाद में 1956 में उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। कार्ल पॉपर ने क्या कहा था, मैं सारी बातों को एक बार फिर से जोड़ दूंगा। और कार्ल पॉपर यूरोप में रहते थे, तो यूरोप में जो स्वैन्स हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो यूरोपियंस जनरली बिलीव करते हैं कि ऑल स्वान्स आर वाइट, ये उनको लगता है कि ये उनका नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है। बट व्हेन ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया ही विटनेस्ड ब्लैक स्वान्स, तो उस दिन उनका ये जो नॉलेज है वो टूट गया। अब अगर कोई यूरोपियन आदमी ये नॉलेज कि ऑल स्वान्स आर वाइट, ये नॉलेज जो है वो काउंटर हो गया, क्योंकि उन्होंने ब्लैक स्वान भी देखा ऑस्ट्रेलिया में।
अब वापस से अगर यूरोप जाएं वो, या यूरोप जब गए और वहां पे कोई यूरोपियन आदमी कहे कि नहीं नहीं स्वान्स तो वाइट ही होते हैं और मैं इसके खिलाफ और कोई आर्गुमेंट नहीं सुनूंगा, तो फिर दैट विल बी डॉगमा। अंधविश्वास करने के लिए कह रहा है वो आदमी। डॉगमा मतलब जब कोई आदमी आपको कोई बात कहे और बोले कि चुपचाप से इसको मान लो, यही होता है, इसको चैलेंज करने का मतलब गॉड की अथॉरिटी को या कि अल्टीमेट रियलिटी को चैलेंज करना हुआ। यू एक्सेप्ट इट विदाउट क्वेश्चनिंग, दैट मीन्स दैट पर्सन इज प्रमोटिंग डॉगमा। साइंटिफिक आइडिया का मतलब some ideas will be put on the basis of observation and logic, but at the same time जो उसको पुट करने वाला आदमी है वो ओपन रहेगा फॉर क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स, फॉर फॉल्सिफिकेशन, फॉर काउंटर डिबेट। तो एक बार अब जरा से इन दोनों किताबों पे देखते हैं और जोड़ने की कोशिश करते हैं, सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। कार्ल पॉपर ने पहले लिखी ये किताब जिसमें उन्होंने कहा कि साइंटिफिक थिंकिंग कैसे अलग होता है डॉगमा से। साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब अ थिंकिंग विच इज ओपन फॉर फॉल्सिफिकेशन। तो इसी किताब में उन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन कि एनी साइंटिफिक थिंकिंग इज द वन विच इज ओपन फॉर काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो उसको कहा जाएगा साइंटिफिक थिंकिंग। इफ एनी आइडिया is not open for counter argument, then that idea should be known as dogma या अंधविश्वास। और फिर अपनी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो, हीगल और मार्क्स ये ओपन सोसाइटी के एनिमीज हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग डॉगमास प्रमोट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ साइंस। अपने आइडियाज देते हैं और कहते हैं कि ये साइंस है, बट असल में है ये डॉगमास, अंधविश्वास करने के लिए कह रहे हैं। एंड व्हेन डॉगमास आर प्रमोटेड विथ वेस्टेड इंटरेस्ट अमंग्स द मासेस, तो उसी को कहा जाता है प्रोपागेंडा। तो थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन 1934 में गिवन इन दिस बुक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, जिसमें कार्ल पॉपर कहते हैं कि व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन साइंस एंड डॉगमा। And he says science leads to rise of open society, and then open society again provides a scope for scientific knowledge, and dogmas leads to closed society, and then closed society again strengthens dogmas, and when dogmas are very powerful and it is spread amongst the masses by few people with vested interest, तो उसी को कहा जाता है प्रोपागेंडा। तो कार्ल मार्क्स, प्लेटो और हीगल as per Popper are promoting their dogmas with the aim of having power in their own hands, and that is why they should be called as enemy of open society because they are promoting closed society। ऐसा कहा कार्ल पॉपर ने। कार्ल पॉपर ने और क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को। कहता है कि देखो प्लेटो ने क्या किया है, दे रहा है डॉगमा, यानी कि अंधविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहा है कि फिलोसोफर किंग का जो रूल होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, वही बेस्ट होता है, दे रहा है डॉगमा। लेकिन उसको साइंटिफिक थ्योरी प्रूव करने के लिए वो कुछ हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स भी उठाता है, जैसे अलग अलग सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियन ग्रीक सोसाइटी के एग्जाम्पल्स उठाता है, या इवन एथेंस की हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल्स उठाता है और प्रूव करने की कोशिश करता है कि उसकी थ्योरी सही है। तो प्लेटो ने क्या किया था, प्लेटो ने कुछ हिस्टोरिकल स्टडीज की थी एंड ही हैड गिवन साइकिल ऑफ स्टेट्स, और उसमें उसने कहा था कि देखो अभी तक जितने भी रूल्स रहे हैं, जितने भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशंस रहे हैं, या तो एथेंस में या बाकी जो ग्रीक सिटीज हैं, वहाँ पे 5 ही तरह का रूल रहा है। या तो एरिस्टोक्रेसी रही है जहाँ पे फ्यू रिच पीपल हैव बीन कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, या टीमोक्रेसी रही है, a class of property and business owned lending are holding the administration। तो एरिस्टोक्रेसी और टीमोक्रेसी दोनों में there are few people who are controlling the administration, but एरिस्टोक्रेसी में these people are wise educated, जबकि टीमोक्रेसी में those people are unjust unfair little bit corrupt।
तो एरिस्टोक्रेसी का थोड़ा डीजेनरेटेड वर्जन होगा टीमोक्रेसी। फिर टीमोक्रेसी और डीजेनरेट होता है इनटू ओलिगार्की, जहां पे दिस इज इवन मोर वर्स। A small group of powerful members in society, they take control of administration in their own hands. तो एरिस्टोक्रेसी से थोड़ा खराब वर्जन होगा टीमोक्रेसी, टीमोक्रेसी से खराब होगा ओलिगार्की। ओलिगार्की के बाद क्या होता है कि लार्जर नंबर ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड दे ग्रैब पावर इन देयर ओन हैंड्स, लीड टू राइज ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज इवन वर्स। प्लेटो कहता है कि डेमोक्रेसी इज तो रूल ऑफ फूल्स, क्योंकि मॉब गेट पावर इन देयर ओन हैंड्स। और जब डेमोक्रेसी हो जाती है तो एक तरीके से लॉलेसनेस जैसा होने लगता है, बिकॉज बहुत सारे लोग पावर अपने हाथ में लेते हैं। देन राइजेस टायरेनी, वेयर वन इंडिविजुअल कैप्चर्स पावर, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अगेन कैप्चर पावर एंड दे स्टार्ट रूलिंग ओवर दैट एरिया इन वेरी एक्सप्लॉयटेटिव मैनर। देखिए, आपको, मुझे पता है कि अब आपको ये समझने में दिक्कत हो रही होगी। मैं अब सिंप्लीफाई करके बता दूं कि प्लेटो ने अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए कि फिलोसोफर किंग का रूल बेस्ट होता है, उसने नाम का एक साइकिल ऑफ स्टेट्स बताया, जिसमें उसने कहा कि 5 तरीके के ही तो स्टेट्स रहे हैं अभी तक। नॉर्मली पहले होता है अरिस्टोक्रेसी, फिर वो खराब होकर के हो जाता है टीमोक्रेसी, फिर और खराब होकर के हो जाता है ओलिगार्की, फिर हो जाता है डेमोक्रेसी, फिर हो जाता है टायरेनी। तो प्लेटो इन हिज बुक नंबर 8 ऑफ द रिपब्लिक ही सेज कि इस तरीके से डीजेनरेशन होता है। बट असल में प्लेटो जो है वो बातें बना रहा है अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए। हिस्ट्री से कुछ सेलेक्टिव एग्जांपल्स उठा करके अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। ऐसा कह रहे हैं प्लेटो, आई एम सो सॉरी, ऐसा कह रहे हैं पॉपर कि यार ये सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स कर रहा है, और वो भी अपने हिसाब से बातें बना रहा है कि बेस्ट फॉर्म अभी तक जो रियल वर्ल्ड में देखने को मिला है वो है अरिस्टोक्रेसी, उससे वर्स होता है टीमोक्रेसी, उससे खराब होता है ओलिगार्की, उससे खराब होता है डेमोक्रेसी, उससे भी खराब होता है, वर्स्ट होता है टायरेनी। द वर्स्ट ऑफ द 5, अ क्रूअल सेल्फ इंटरेस्टेड डेस्पॉट, वन पर्सन कंट्रोल्स द पावर एंड ही देन रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में होता है नहीं, ऐसा कह रहे हैं कार्ल पॉपर। ये प्लेटो बस बातें बना रहा है अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए। इसीलिए कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो हैज कमिटेड अ क्राइम ऑफ हिस्टोरिसिज्म, या दूसरे शब्दों में कहें तो गिल्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म, वेयर ही इज यूजिंग some historical facts in selective and distorted manner in order to prove his theory of philosopher king, a ultimate scientific theory. बट एक्चुअली में इट इज अ प्री डिटरमाइंड थ्योरी। पहले से प्लेटो ने मूड बना लिया था कि हमको फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट को देना है, बट उसको जस्टिफाई करने के लिए वो हिस्ट्री से सेलेक्टिव एग्जांपल उठा रहा है। एंड दैट इज व्हाई कार्ल पॉपर सेज कि प्लेटो हैज कमिटेड गिल्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म या क्राइम ऑफ हिस्टोरिसिज्म। सो हिज आइडियाज, कार्ल पॉपर सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है प्लेटो का, और कार्ल पॉपर की बातें ही समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। मैं आज आपको एक और बात बता दूं कि जैसे ही प्लेटो आज खत्म होगा, कल का जो हमारा क्लास होगा उसमें मैं बोर्ड के सामने आकर के सोक्रेटस एंड प्लेटो को पूरा रिवाइज कराऊंगा और एक बेसिक फ्लो चार्ट बनाऊंगा जो आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस, माइंड मैप जैसा रिवीजन पर्पस के लिए। और यही हम लोग अप्रोच फॉलो करेंगे आने वाले क्लासेस में भी। इन द मीनवाइल आपको किसी भी दिन के क्लास में किसी भी वीडियो में अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट मेंशन कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा बच्चों को इस एरिया में थोड़ा डाउट रहा है। तो मैं रिवीजन के दौरान, जो माइंड मैप बनाने के दौरान, फिर वहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा एक्सप्लेनेशन के लिए। बट मुझे अच्छे से पता है कि कार्ल पॉपर का जो क्रिटिसिज्म है उसको लेकर के आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। मैं रिवीजन वीडियो में यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा, बट मैं एक बार यहाँ क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो इज फर्स्ट फैसिस्ट, ही इज फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ही इज द रूट कॉज बिहाइंड totalitarian leaders like Hitler and Mussolini. He is enemy of open society. Why? Because Plato gives rise to dogma. Plato का dogma क्या है? Philosopher king का, कि that is the best state. और कार्ल
पर जो है वो साइंस और डॉगमा के बीच में भी अंतर बताते हैं। बोलते हैं साइंस जो होगा, साइंटिफिक आइडियाज विल बी ओपन फॉर क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, जबकि डॉगमा विल नॉट बी ओपन फॉर क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो यही एक मुख्य अंतर है साइंस और डॉगमा के बीच में। अगर कोई कहे कि ऑल स्वान्स आर वाइट, बात खत्म, तो वो डॉगमा हो जाएगा। अगर कोई ये कहे कि एज पर माई एक्सपीरियंस स्वान्स आर ऑफ वाइट कलर, तो फिर वो साइंटिफिक थिंकिंग होगी। ठीक है। और फिर कहते हैं पॉपर कि प्लेटो जैसा आदमी अपने फिलोसोफर किंग के आइडिया को कहता है कि एक साइंटिफिक आइडिया है, एंड ही सेज इट अ साइंटिफिक आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस। और हिस्ट्री से भी वो सिलेक्टिव एग्जांपल उठाता है कि देखो वहां पे पहले अरिस्टोक्रेसी थी जहां पे सम इंडिविजुअल्स विल रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन परफेक्ट मैनर, तो इन पांचों में ये बेस्ट था, बट वो फिर डाइल्यूट होता है इनटू टीमोक्रेसी, फिर डाइल्यूट होता है ओलिगार्की में, फिर मेजोरिटी टेक्स कंट्रोल इन देयर ओन हैंड्स, और वर्स्ट हो जाता है फिर तो टायरेनी। तो डेमोक्रेसी भी खराब है, टायरेनी तो और भी खराब है। ये हिस्टोरिकल एनालिसिस वो करता है, और इसके बेसिस पे वो अपनी थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग को एक साइंटिफिक थ्योरी बताता है, बट असल में इट्स अ प्री डिटरमाइंड थ्योरी। उसने पहले से मूड बना लिया था कि मुझे फिलोसोफर किंग के आइडिया को जस्टिफाई करना है, नॉट ए जेन्युइन एनालिसिस। एंड दैट इज वाई कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो हैज कमिटेड अ क्राइम ऑफ हिस्टोरिसिज्म या गिल्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म व्हेन ही यूजेस हिज cycle of states in order to prove his theory correct. According to Popper, Plato himself wanted to be the king, and that is why he promoted the idea of philosopher king. सीधा सीधा तो बोल नहीं सकता कि भाई हमको किंग बना दो, तो उसने इनडायरेक्टली ये सारा प्रपंच रचा है। अब ये तो क्रिटिक्स हो गए प्लेटो के, लेकिन देर आर सम सपोर्टर्स ऑफ प्लेटो ऑल्सो इन मॉडर्न टाइम्स। प्लेटो में कुछ अच्छी बातें भी तो होंगी। देखिए, देर आर मेनी थिंकर्स इन मॉडर्न टाइम हु हैव पॉजिटिवली इंटरप्रेटेड प्लेटो। जैसे कुछ लिबरल डेमोक्रेटिक थिंकर्स हैं, वो लिबरल डेमोक्रेटिक थिंकर जो हैं वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, एंड प्लेटो सेड कि डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ फूल्स, mob controls power, and that is why democracy is rule of fools. So Plato was critic of democracy. So in that sense they have not accepted Plato's concept of philosopher king, these liberal democratic theorists, but they have supported Platonic idea of importance of morality in politics. भाई जो पॉलिटिशियंस है उनका मोरली कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो कुछ लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट हैं जैसे जेएस मिल, ही गेव द आइडिया ऑफ कॉम्पिटेंट वोटर्स, कि भाई जो वोट करने जा रहे हैं लोग वो मोरली करेक्ट होने चाहिए, मोरली अपराइट होने चाहिए, नहीं तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देते रहेंगे। अमर्त्य सेन हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रीजनिंग बिफोर पार्टिसिपेटिंग इनटू पॉलिटिकल प्रोसेस। नहीं तो कोई उनको थोड़ा बहुत पैसा दे देगा, लोग वोट दे देंगे, तो इसी को कहा जाता है फ्रीबीज कल्चर। तो जो लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट हैं जैसे कि जीएस मिल या अमर्त्य सेन, दे हैव सेलेक्टिवली सपोर्टेड प्लेटोनिक आइडियाज। प्लेटोनिक आइडिया क्या था कि जस्ट इंडिविजुअल्स विल लीड टू राइज ऑफ जस्ट स्टेट, स्टेट इज इंडिविजुअल्स रिट लार्ज, जितने लॉजिकल लोग होंगे वैसा ही लॉजिकल स्टेट होगा। इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट लाइक जेएस मिलन, अमर्त्य सेन। देयर आर कम्युनिटेरियन थिंकर्स लाइक चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल, इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कम्युनिटेरियनिज्म, देन चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल के बारे में बताऊंगा। दे ऑल्सो बिलीव दैट प्लेटो का ये जो कॉन्सेप्ट है कि द रोल ऑफ द स्टेट इज नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन बट ऑल्सो शेप मोरल कैरेक्टर ऑफ इट्स सिटीजन, ये प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें बिलीव करते हैं ये कम्युनिटेरियन थिंकर्स। दे बिलीव दैट स्टेट इज मोरल कम्युनिटी। सो इस सेंस में दीज आर द थिंकर्स, लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरीज या कम्युनिटेरियन थिंकर्स हु हैव partially accepted Platonic ideas. There are some thinkers, some theorists जैसे कि Alfred North Whitehead, he famously said in praise of Plato that all of the Western philosophy is but a series of footnote of Plato। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पूरा वेस्टर्न फिलोसफी प्लेटो के आइडिया से ही तो इमर्ज हो रहा है। सो प्लेटो इज फाउंटेन हेड ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इन प्रेज ऑफ प्लेटो ही सेज दिस। एमर्सन says Plato is philosophy, philosophy is Plato। प्लेटो का जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखा है अगेंस्ट कार्ल पॉपर वो रखा है लेविंसन ने। ही वॉज अ थ्योरिस्ट, फिलोसॉफिकल थ्योरिस्ट, रोनाल्ड बी लेविंसन। ही हैज रिटन ए बुक जिसका नाम ही है इन डिफेंस ऑफ प्लेटो, वेयर ही सेज
that we cannot say with certainty that Plato wanted to become king himself. जैसा पॉपर कह रहा है ये गलत एलिगेशन है. हाउ कैन यू से कि प्लेटो वांटेड टू बिकम किंग हिमसेल्फ? कहीं तो उन्होंने सीधा सीधा कहा नहीं. प्लस कंपेयरिंग प्लेटो विथ modern day fascists in Germany like Hitler and Mussolini in Italy is misleading because there is huge historical gap. 2500 सालों का अंतर है. एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में था प्लेटो, ये 20वीं सदी में हो रहा है ये सब कुछ. प्लस कॉन्टेक्स्ट का भी अंतर है. प्लेटो वांटेड टू मेक एथेंस ग्रेट, ही वांटेड टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ एथेंस. यहाँ पे दीज पीपल वांटेड टू कंट्रोल पावर इन देयर ओन हैंड्स, दे वर सेल्फिश, वेस्टेड. Plato wanted to make society corruption free. These people were themselves corrupt. So that is the reason why you should not compare Plato with Hitler. You should not compare Plato with Mussolini. And in defense of Plato, Levinson says कि comparing Plato with fascism is like comparing the incomparables. प्लेटो का सिग्निफिकेंस आपको यहां से समझ आएगा कि प्लेटो का सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? कार्ल पॉपर. बट कार्ल पॉपर हिमसेल्फ हैज एडमिटेड that one can be either platonic or anti-platonic, but one can never be non-platonic. ये स्टेटमेंट जो है कार्ल पॉपर का, उससे हमें ये पता चलता है कि प्लेटो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप प्लेटो को नजरअंदाज नहीं कर सकते. कार्ल पॉपर ये कहते हैं कि या तो आप प्लेटो के समर्थक हो सकते हैं, नहीं तो क्रिटिक हो सकते हैं, लेकिन आप प्लेटो को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ही इज सो इंपॉर्टेंट. So all the philosophical debates emerge from Plato only, either in support of Plato or in criticism of Plato. But no one can neglect Plato. That is the significance of Plato that reflects in Karl Popper's idea. Karl Popper himself accepts that I am anti-Platonic. That does not mean that Plato is insignificant. I am simply saying that Plato is very, very significant, and all the modern philosophical debates can be rooted to Plato. This signifies the importance of Plato. Next video में we'll be seeing more about his disciple Aristotle.